सभी को नमस्कार। आज हम बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अवेलेबल है। और ये लिखा हुआ जरूर बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मगर इस पूरे वीडियो में जो भी सवाल दिए गए हैं, जिन सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे, ये वो सभी सवाल हैं जो कि वो हर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और साथ साथ भारत के सीमाओं के अंदर होने वाले तमाम कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी वो सवाल महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे अनुरोध होगा कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारी साइंस के विषय में बहुत सारी विषयों पर जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आता हूं सबसे पहला सवाल की तरफ। स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल है, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान ऑक्सीजन का जब लॉस होता है, ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है, तो वैसे रिएक्शन को, वैसे अभिक्रिया को, वैसे रासायनिक प्रक्रिया को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? बहुत तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंबसन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, बहुत तरह का नाम होता है। लेकिन यहां पार्टिकुलरली एक नाम पूछा आपसे जा रहा है कि जब ऑक्सीजन का लॉस हो तो वैसे रिएक्शन को हम कैसा रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा, हम देखिए पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कोरोजन तीनों का मतलब समझाते हैं, आप अपने आप आंसर डिसाइड कर लीजिए कि क्या होगा। जब किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का प्लस होना, या हाइड्रोजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये दोनों एक चीज हुआ। ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना, ये पूरा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना, ये पूरा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या बोल रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन का निकलना कौन से? ये सेकंड वाले प्रोसेस में हो रहा है। सेकंड वाला प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जब भी निकलेगा वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन जब ऐड हो जाएगा, यहीं पे सवाल अगर उल्टा बोल दिया जाता लॉस ऑफ ऑक्सीजन की जगह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? या गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल दिया जाता तो हम क्या बोलते? ऑक्सीडेशन बोल देते। या बोलता इन ए रिएक्शन बोथ गेन और लॉस टेक प्लेस, यानी एक रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीजन लिया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है, ऐसा सवाल होता, तब रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता उसका एग्जांपल। अच्छा, तीसरा ऑप्शन जो है आपके सामने है संक्षारण, यानी कि कोरोजन। कोरोजन किसको बोलते हैं? संक्षारण किसको बोलते हैं? जब किसी एक मेटल के ऊपर, एक मेटल का है, उसके ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस का एक लेयर जमा हो जाए। ठीक है, कब जमा होता है? लोहा के ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, लोहा Fe का बना हुआ है, उसके ऊपर बाहर से आके ऑक्सीजन का एक लेयर जमा हो गया, तो फेरस ऑक्साइड बना लिया। तो फेरस ऑक्साइड बना लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोहा में कोरोजन हो गया, लोहा में जंग लग गया, मतलब लोहा का संक्षारण हो गया, लोहा का कोरोजन हो गया। ठीक है, तो पहला सवाल उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल क्या है? द फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक बिकॉज। जो बर्तन रखने का जो डिब्बा होता है, हिंदी में भी सवाल नीचे लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जो जिंक के बजाय टीन का परत चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि टीन का परत चढ़ाते हैं, जिंक का नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, कोटेड विथ जिंक नॉट विथ टीन, कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक। ठीक है, टीन का लेयर चढ़ाते हैं, जिंक का लेयर नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है, ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं, जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन। ठीक है, जिंक महंगा है, जिंक महंगा है टीन के मुकाबले। ये इसका कोई मतलब नहीं होता, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि महंगा सस्ता से हमको तो यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, दोनों के कीमत से यहाँ पर उसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाना है। अच्छा, दूसरे केस में हमको बता रहा है जिंक है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर पर जाके जिंक पिघलता है। और उसके अंदर सामान रख रहे हैं, बम थोड़ा रख रहे हैं जो कि ज्यादा कम से हमको कोई मतलब है। सामान उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गल जाएगा ज्यादा टेम्परेचर पर, उसको गर्म करके थोड़ा रखना है, सामान को सिंपली रखना है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट का सवाल भी नहीं उठता है। तीसरा ऑप्शन है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, ये इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? जिंक जो है वो टीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है। क्रियाशील होने का मतलब क्या है कि जिंक किसी ना किसी चीज से तुरंत रिएक्ट कर लेगा।
ठीक है, और उसके अंदर उस पर तुरंत जंग लग जाएगा, कोई दूसरी चीज का लेयर जमा हो जाएगा अनवांटेड चीज का। जब जिंक के ऊपर अनवांटेड चीज का लेयर जमा होगा तो उसके अंदर रखा हुआ सामान पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग जिंक का इस्तेमाल सामान रखने के लिए नहीं करते, उसके जगह पे हम लोग टीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जिंक रिएक्टिव है। जिंक अपने अपने ऊपर रिएक्शन करवाएगा, दो तीन चीज अपने ऊपर लेयर चढ़वा लेगा और उसके अंदर रखा हुआ सामान का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी तो आपको 4 नंबर ऑप्शन तो समझ में आ रहा है कि जस्ट उल्टा बात है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच सब्सटेंस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, कौन सा सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कलर में बदल देता है। ठीक है, तो अब देखिए इस जगह पे हम लोगों को एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। क्या क्या जानकारी होना चाहिए, एसिड किसको बोलते हैं, तो एसिड के बारे में बेसिक सा बात है। अगर अर्हेनियस प्रिंसिपल पर जाएंगे तो जो H+ आयन छोड़ता है उसको एसिड बोलते हैं, जो OH- आयन छोड़ता है उसको बेस बोलते हैं। अच्छा, अगर उतना दूर ना जाए, अगर बेसिक सा बात करें तो एसिड वो होता है जिसका कि टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, बेस क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर यानी कि कड़वा होता है। और साल्ट के बारे में सबको पता है, साल्ट साल्ट बस वही नहीं होता जो नमक होता है, और भी दो एसिड और बेस मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। तो अब हमको बताइए कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, हाँ होता है, नींबू में होता है, टमाटर में होता है, जो एसिड उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है, वो सारा का टेस्ट खट्टा होता है। लेकिन अगर हम आपको बोले कि आप एसिड का टेस्ट करके बताइए, आपको एक बोतल में एसिड दे दिया जाए, बेस दे दिया जाए और नमक दे दिया जाए, कहा जाए कि टेस्ट करके बताइए कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो उसको क्या पी के देखिएगा, जीभ पर डाल के देखिएगा, डालिएगा तो फिर कभी जिंदगी में रसगुल्ला और सोनपापड़ी के बीच में अंतर समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस को जीभ से टेस्ट करके नहीं देखेंगे, तो पूरा सब कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पेट में, सब खत्म हो जाएगा। एसिड बहुत खतरनाक चीज होता है, तेजाब बोलते हैं इसको। ठीक है, जला देगा पूरा सब कुछ। तो हम लोग तो जीभ पर डाल के पी के टेस्ट तो करेंगे नहीं ना, बेस का करेंगे। ठीक है, बेस भी उतने ही खतरनाक होता है। तो इसका अगर हमको टेस्ट करना है तो इसके लिए हमको केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई तरीका लगाना पड़ेगा। तो बहुत तरह का केमिकल होता है जिससे कि हम लोग एसिड और बेस के बीच में अंतर पता करते हैं। कौन कौन सा केमिकल होता है, एक तो केमिकल जो आपका सवाल में दिया हुआ है लिटमस पेपर, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा होता है फेनोफेथलिन। ठीक है, और टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर, ओनियन का भी इस्तेमाल करते हैं, चाइना रोज का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली केमिकली 3 चीज को हम लोग ज्यादा महत्व से पढ़ते हैं, पहला टर्मरिक, पहला लिटमस पेपर, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फेनोफेथलिन। तो पहले लिटमस पेपर पर आज हम बात कर लेते हैं, फेनोफेथलिन और मिथाइल ऑरेंज पर कभी अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। तो जो सवाल है यहाँ पर कि रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू हो गया। ठीक है, रेड कलर का लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाले, मतलब कि एसिड बेस क्या था पता नहीं, उसको रेड रंग का लिटमस पेपर खरीद के लाए, उसको एक में डुबा दिए, ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है, इससे हमको क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, देखिए BAR, इस बात को समझिए क्या होता है BAR, ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड के साथ जाके रेड हो जाता है। BAR यानी ब्लू कलर का लिटमस पेपर, याद रखिएगा, बार होता है ना, किस्मी बार, और क्या बोलते हैं, बहुत सारा मंच का बार, चॉकलेट का बार होता है। ठीक है, उसको बार बोलते हैं, तो BAR है। तो ये स्पेलिंग सबको याद रहेगा। तो मतलब इस स्पेलिंग से हमको लिंक करके बात को याद रखना है। क्या याद रखना है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड के साथ क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, रेड कलर का लिटमस पेपर किसी चीज के साथ ब्लू हो जा रहा है, मतलब जस्ट उल्टा। एसिड रहता तो ब्लू कलर का रेड होता, लेकिन यहां रेड कलर का ब्लू हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। ठीक है, लिटमस पेपर का दो ये चीज का टेस्ट करता है, या तो एसिड का या तो बेस का। लेकिन अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड हो जाता है, इसका मतलब बीच में क्या है, एसिड है। ठीक है, और अगर उल्टा हो रहा है, इसका मतलब बीच में क्या है, बेस है। ठीक है, तो सवाल आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना है। एक सवाल के साथ हम लोग और भी चीज को, पक्ष को समझते हैं। अच्छा, साल्ट कैसे बनता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म साल्ट। ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होता है, यहाँ पे बाहर उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये चीज है। और ऑप्शन डी तो का कोई मतलब है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो खत्म बात हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए, अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग समझना है तो इसके लिए हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखिए अपना धरती यहां है और अपना सूरज भी है, अपना सूरज नहीं है, मतलब अपना सौरमंडल का सूरज है। ठीक है, तो सूरज भी है, धरती भी है, तो अब होगा क्या, क्या होगा सोचिए। तो सूर्य उगा, सुबह सुबह सूर्य उगता है, धूप में एकदम क्या लगता है, बहुत गर्मी लगता है, पसीना उतर जाता है। ठीक है,
तो यानी कि हमको गर्मी क्यों लगता है, क्योंकि सूरज से हमको गर्मी मिलता है। धरती के पास तो अपना गर्मी है नहीं, ठीक है। गर्मी धरती को कहां से, लाइट कहां से मिलता है, सन से मिलता है, वहीं से हीट ज्यादा मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत वोल्केनो से निकलता है हीट, उस्मान, ठीक है, वो नेग्लिजिबल है, लेकिन हम लोग को जो जनरली जो हीट मिलता है वो कहां से मिलता है, सन से मिलता है। अब थोड़ा देर के लिए मानिए कि सनसेट हो गया, मानिए क्या रोज होता है सनसेट, तो सन सेट हो गया तो उसके बाद धरती क्या हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए। क्यों ठंडा होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ठंडा, बताइए। जब सूरज उगा धरती गर्म हो गया, तो सूरज उगा तो धरती को ठंडा होना चाहिए, लेकिन होता है, नहीं होता है। दिन में गर्मी से परेशान है और रात में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभार एक आध दो दिन हो सकता है, रोज रोज तो ऐसा नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों है कि सूरज के जाने के बाद भी धरती गर्म रहता है। कौन सा चीज धरती को गर्म करके रखता है, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ गैस होता है, ठीक है। कुछ गैस होता है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह का कुछ कुछ गैस होता है जो कि धरती को गर्म करके रखने में मदद करता है, ठीक है। तो वो सारा गैस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस गैस का संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। उस गैस का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे अभी बढ़ गया है। तो इससे क्या होने लगा कि सूर्य का जो लाइट आता था धरती पर, वो ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होकर रहने लगा। तो ज्यादा मात्रा में जब सूर्य का लाइट एब्जॉर्ब होकर रहने लगा धरती पर, तो इससे क्या हुआ, धरती बेतहासा गर्म होने लगा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगा, ठीक है। जो चीज फायदेमंद था जरूरत से ज्यादा कर दिया तो नुकसान कर गया। अब जब धरती जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगा तो इससे क्या होगा, इससे बाढ़ आ जाएगा। कैसे बाढ़ आ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा मैंने ग्लेशियर बर्फ का है पूरा एकदम, हिम नदी सब, वो सब पिघल जाएगा पूरा एकदम बर्फ। तो क्या हो जाएगा, धरती पर पानी आ जाएगा, हम लोग जहाँ रहते हैं वहां हम लोग की तरफ पानी आएगा, मैंने बाढ़ आ गया। तो नुकसान कर गया ना जी, परेशान कर देगा, जीवन अस्त व्यस्त कर देता है बाढ़। तो सोचिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे खत्म कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कम कैसे कर सकते हैं, पेड़ लगा के कर सकते हैं। आजकल तो पेड़ काट रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़वे नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन से रिलेटेड भी एक सवाल आप लोग चलिए रख लीजिए, नाइट्रोजन से रिलेटेड भी सवाल जान लीजिए। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% के आसपास पाया जाता है नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन से भी कोई सवाल बन सकता है सर, हाँ बन सकता है, दो तीन सवाल बन सकता है। पहला सवाल तो आपको बन सकता है कि हम लोग जो सांस में हमारा ब्लड जो जिस गैस को सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन घोलता है ब्लड में, ठीक है, तो वो कौन सा गैस है। अच्छा, हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को भी घोलता है, लेकिन हमारा बॉडी के लिए जो फायदेमंद गैस है वो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग सांस में लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का और कौन सा सवाल बन सकता है, तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद पेड़ एक गैस को बाहर निकालता है, उस गैस का नाम क्या है, तो उस गैस का नाम भी ऑक्सीजन है, ठीक है। जब कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है या किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन जब चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अभी आज के वीडियो में हम लोग अभी आगे डिस्कस किए थे पीछे। तो इससे मतलब कि हर ऑप्शन से कुछ कुछ सवाल हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्लोबल वार्मिंग भी समझ में आया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस सवाल का राइट आंसर होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम आज के अंतिम सवाल की तरफ, ठीक है। तो हमारा अंतिम सवाल क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सल्फर, सल्फर के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला ऑर्बिट में 2 होता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 होता है, हम लोग को तो पता है, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट में ऐसे करके हम लोग को तो पता है सीरीज की कैसे क्या होता है। तो हम लोग को बोला गया कि सल्फर का बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए तो हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, ठीक है। किसी चीज में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो परमाणु संख्या होता है, वो उसका किसके बराबर होता है, वो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके बराबर होता है और उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक है। यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, याद करने से याद होगा, 1 से लेकर 30 तक याद कीजिएगा, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है तत्काल। तो 1 से लेकर 30 तक कैसे याद कर लेंगे, जैसे 1 नंबर में हाइड्रोजन है, पीरियोडिक टेबल देखा ना, जिसको चिपकाते उपकाते हम टेबल ऊपर पर रखते हैं 100 में, वही वाला पीरियोडिक टेबल। तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम, 3 नंबर पर लिथियम, तो उसी तरह करके 30 तक याद कर लेंगे। जब 30 तक याद करेंगे तो देखेंगे सल्फर के नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो सल्फर का कितना नंबर आएगा, सल्फर का आएगा 16 नंबर, क्लोरीन का 17 नंबर आएगा, ऐसे करके आएगा। तो सल्फर का आ गया 16 नंबर। तो अब इसका लिखेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा,
दूसरा ऑर्बिट में कितना होगा, 8 होगा। तो 8 दूनी 10 को तो भर दिए, तो तीसरा ऑर्बिट में बचा क्या, वो 6 को, तो 6 को चल जाएगा तीसरा ऑर्बिट में। तो आउटर मोस्ट में सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, क्लोरीन पूछ देता है यहाँ सवाल में। तब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक सवाल के साथ हम लोग को एक सवाल नहीं करना है, एक सवाल के साथ 3 से 4 सवाल करना है, ताकि अगर एक सवाल थोड़ा घुमा के पूछ दे तो वहां पर फंसना नहीं है, डिटेल में पढ़ना है, बात को सही तरीके से समझना है कि क्या मामला है। अगर सल्फर की जगह क्लोरीन दे देता तो हम क्या करते, तो क्लोरीन का लिख देते, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना हो जाता, 7 हो जाता, इसका आंसर 7 हो जाता। ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर आपको पूछ देता नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 6 होता है, पहला में नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, पहला में 2, दूसरा में 5। ठीक है। तो आउटर मोस्ट में यहां पर सल्फर की जगह अगर सवाल में नाइट्रोजन डाल देता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 5। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाल देता, सवाल में पूछ देता कार्बन या सिलिकॉन पूछ देता, तो हम लोग क्या करते, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है, 6 होता है, तो इसका आंसर 4 हो जाता। अच्छा, सिलिकॉन पूछ देता तब क्या होता है, सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है, 2 8 4। ठीक है, तो सिलिकॉन का भी क्या हो जाता है, 4 हो जाता। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग समझे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर और भी किसी टॉपिक में आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव सवाल को आपको अगर समझना है पूरी डिटेल में तो आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।